हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कल से हमने स्टार्ट किया है न्यूट्रिशन साइंस पढ़ना। कल हमने देखा था न्यूट्रिशन साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हमने कल आहार के बारे में चर्चा किया था, पोषण के बारे में भी चर्चा किया था। आज हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके कार्य क्या होते हैं। हमारे एग्जाम में जो भी इससे क्वेश्चन बने हैं उन सबको हम देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि कार्बोज हमारे शरीर का मुख्य भाग होता है। क्या? कि कार्बोज हमारे शरीर का मुख्य भाग होता है। फिर आ जाता है एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55 से 65% ऊर्जा कार्बोज से ही मिलती है। फिर क्या हो जाता है, इसका सरलतम रूप क्या होता है? इसका सरलतम रूप होता है शर्करा। कार्बोज युक्त पदार्थ वनस्पत जगत से प्राप्त होते हैं। आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ये आपसे कई बार पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप या तो नोट डाउन कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसको याद रखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं हर बात को आपको बार बार बोलती हूँ कि इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम से कम अगर आप लिखते नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप बाद में भी जब भी मन करेगा तब भी नोट्स बना सकते हैं। तो फिर आगे हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का पेड़ पौधों में निर्माण कैसे होता है। तो कैसे होता है, किस विधि के द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। 1 ग्राम कार्बोज से कितना ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोज से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि 1 ग्राम कार्बोज से, 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम प्रोटीन से कुछ भी पूछा जा सकता है कि कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। या आपसे पूछा गया है कि 2 ग्राम जो है आपके पास कार्बोज है, 10 ग्राम का प्रोटीन है, 5 ग्राम जो है आपके पास वसा है, तो ये सब मिलाकर आपके शरीर को कितनी ऊर्जा देंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। जब आपको 1 ग्राम कार्बोज आपको कितना ऊर्जा देता है ये पता होगा, तो बाकी की चीजें आप निकाल लेंगे। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, इन सबसे कितनी ऊर्जा मिलेगी। ठीक, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी बन जाता है, यह किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? तो यह ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो यहाँ से आपके लिए हर जो लाइन है वो एक एक क्वेश्चन आपके लिए। तो कार्बोज हमारे शरीर का मुख्य भाग होता है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55 से 65% तक ऊर्जा कार्बोज से मिलती है। सरलतम रूप इसका जो होता है वो शर्करा होता है। कार्बोज युक्त पदार्थ जो है आपको वनस्पति जगत से मिलते हैं। पेड़ पौधों में इनका निर्माण मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि द्वारा होता है। फिर 1 ग्राम कार्बोज आपको कितनी ऊर्जा देती है? तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। यह किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? तो यह ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे आ जाता है कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है। जो कार्बोज होता है हमारा, उसका मुख्य कार्य होता है ऊर्जा देना। ऊर्जा का अंतरराष्ट्रीय मापन जूल होता है। तो इसका अंतरराष्ट्रीय मापन भी आपको याद रखना है। आपने यहाँ पे जितने भी देखे हैं, जितने लाइन देखे हैं, उतने क्वेश्चन आपके लिए हैं। अब आगे हम देख लेते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है CH2O। इसका कभी कभी अनुपात पूछा जाता है, तो 1:2:1 होता है। ठीक, ये इतना आपको याद रखना है। इसका सूत्र भी याद रखना है। इसको वैसे नॉर्मली क्या बोलते हैं? CHO बोल देते हैं। अब आ जाता है कार्बोज का वर्गीकरण। कार्बोज का वर्गीकरण कितने रूपों में कर सकते हैं? 3 रूपों में। कौन कौन सा? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। कौन कौन सा होता है? मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड। मोनो में क्या होता है? मोनो में शर्करा के 1 अणु होते हैं, डाई में शर्करा के 2 अणु होते हैं और पॉली में शर्करा के 3 अणु होते हैं। आपको पता होना चाहिए मोनो का अर्थ ही होता है एक। अगर कहीं भी मोनो लिखा है तो उसका अर्थ हो जाता है एक। अगर डाई लिखा है उसका मतलब हो जाता है 2 और पॉली का मतलब होता है कई। ठीक, तो अगर मोनोसैकेराइड दिया गया है उसके शर्करा के 1 अणु होंगे। अगर डाइसैकेराइड दिया गया है तो उसमें शर्करा के 2 अणु पाए जाएंगे। अगर पॉलीसैकेराइड दिया गया है तो उसमें शर्करा के 3 अणु पाए जाएंगे। अब हम इसका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं वर्गीकरण, क्योंकि इसके अंतर्गत भी आते हैं। तो सबसे पहले ये आपकी बुक में ऐसे ही दिया गया है, तो मैंने इसको यहाँ पे उठा के ऐसे ही चिपका दिया है।
तो ये आ जाता है आपका वर्गीकरण कार्बोज का। तो हमने ये तीनों देख लिया, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हो जाता है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज, ये हो जाते हैं आपके मोनोसैकेराइड। और डाइसैकेराइड में क्या आ जाता है? डाइसैकेराइड में भी तीन आ जाते हैं। कौन से? एक हो जाता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये हो जाते हैं आपके डाइसैकेराइड। फिर आ जाता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड भी 5 प्रकार के होते हैं, इसमें 4 ही दिया गया है, लेकिन पॉलीसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन से? स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया। इन सब को, ये जो इसका वर्गीकरण दिया गया है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मोनोसैकेराइड का पार्ट है, ये जो है डाइसैकेराइड का पार्ट कौन कौन सा है। इसमें आपको दे दिया जाएगा ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, पूछ लिया जाएगा इनमें से मोनोसैकेराइड नहीं है, या आपको कोई 3 दे दिया गया, सुक्रोज, माल्टोज दे दिया गया और लैक्टोज दे दिया गया, उसमें ग्लूकोज डाल दिया गया, आपसे पूछ लिया जाएगा मोनोसैकेराइड कौन सा है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि मोनोसैकेराइड में क्या क्या आएगा, डाइसैकेराइड में क्या क्या आएगा और पॉलीसैकेराइड में क्या क्या आएगा। यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम इसका जो वर्गीकरण है थोड़ा उसको डिटेल में भी देख लेते हैं। जो हमने अभी कहा कि जो ये हमारे पॉलीसैकेराइड हैं, ये 5 प्रकार के हैं, लेकिन ऊपर तो हमने सिर्फ 4 ही प्रकार के देखे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मोनोसैकेराइड। तो ये आपको पता है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज। और फिर जो डाइसैकेराइड होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। फिर आपका आ जाता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या क्या आता है? तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। पॉलीसैकेराइड में 5 आते हैं। कौन से? स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, पैक्टिन, ये पांचों हमारे आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत। तो आपसे कई बार पूछा गया है इसमें से पॉलीसैकेराइड का पार्ट है या इसमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कौन सा डाई का है, कौन सा पॉली का है, कौन सा मोनो का है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में कौन कौन आता है? आपको पता है कि ग्लूकोज आता है, फ्रैक्टोज आता है और ग्लैक्टोज आता है। ये जो 3 आपके आते हैं मोनोसैकेराइड में। तो सबसे पहले आपके आ गया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ा, क्योंकि यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो ग्लूकोज में क्या आता है? शर्करा का सबसे सरलतम रूप होता है। शर्करा का सबसे सरलतम रूप क्या है? वो है ग्लूकोज। इसे अंगूर की शर्करा या रक्त की शर्करा भी कहते हैं। ये आपसे पूछा भी गया है कि अंगूर की शर्करा किसे कहते हैं, रक्त की शर्करा किसे कहते हैं। यहाँ पे जो भी लिखा गया है सब आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। तो रक्त में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 80 mg पर 100 ml रक्त में इसकी मात्रा होनी चाहिए। मतलब कि अगर 100 ml रक्त है तो उसमें कितना होना चाहिए? ग्लूकोज की मात्रा 80 mg होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तब वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तब वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। जब आपने कभी सोचा है जब आप व्रत रहते हैं, आप उस दिन खाना वगैरह तो खाते नहीं हैं, मान लीजिए कभी आप निर्जल भी रहते हैं, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब हम उससे पहले दिनों में खाए रहते हैं, जो हमें एनर्जी मिली रहती है, अधिक ग्लूकोज ले लिए रहते हैं, तो वही इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है, वो हमारे जो ग्लूकोज होते हैं उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और यकृत में संग्रह कर दिया जाता है, या मतलब कि यकृत में संग्रह हो जाता है। तो जब हम व्रत रखते हैं, खाना नहीं खाते हैं, या कभी मान लीजिए कोई गुस्सा हो गया, खाना नहीं खा रहा, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो पहले उसने खाना खाया था उसमें उसको ज्यादा एनर्जी मिली थी, तो वो कहाँ परिवर्तित, किस में परिवर्तित हो गया था? ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो गया था। और कहाँ पे वो इकट्ठा हो गया था? यकृत में संग्रह हो गया था। जब आप खाना नहीं खाए, गुस्सा थे, तो वहां से आपको एनर्जी मिल रही थी। ठीक। ग्लूकोज शरीर में तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसे करंट कार्बोहाइड्रेट या कॉइन ऑफ बॉडी भी कहते हैं। आपको पता होगा, जब देखे होंगे आप कभी, जब कभी आप बहुत थक वक के आते हैं, या आपको मान लीजिए कहीं दौड़ के आए हैं या दौड़ने जाना है, तब क्या आप तुरंत जो ग्लूकोज होता है उसे पी लेते हैं, घोल कर क्या करते हैं? पी लेते हैं, तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है।
आप काफ़ी थकान थकान सा अगर कभी महसूस कर रहे हों, तो आप अगर नहीं किए हैं तो एक बार जो है प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिएगा इसका। अगर आप थोड़ा थकान महसूस कर रहे हैं, तो आप जाइएगा किचन में, थोड़ा कहीं से कुछ मीठा निकाल के खा लीजिएगा, आपको देखिएगा काफ़ी आराम मिलेगा, ठीक? आपको एनर्जी मिल जाएगी। फिर आ जाता है आपका ग्लूकोज का पाचन कैसे होता है, तो यह टाइलिन नामक एंजाइम से इसका पाचन होता है। तो ग्लूकोज का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? टाइलिन एंजाइम के द्वारा इसका पाचन होता है। आगे आ जाता है आपका फ्रैक्टोज। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम फलों की शर्करा कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फलों की शर्करा किसे कहते हैं, तो फलों की शर्करा किसे कहते हैं? फ्रैक्टोज को कहते हैं। या कहाँ पाया जाता है? या गन्ना, शहद, चुकंदर, इन सब में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गन्ना में पाया जाता है, और जो है शहद में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है। प्रकृति में पाई जाने वाली, कहाँ पर? प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है कौन? फ्रैक्टोज, ठीक। अब आगे आ जाता है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज क्या है कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं होता है, शरीर के अंदर में यह बनता है। और ग्लैक्टोज कैसे बनता है? तो एक अणु ग्लूकोज का होता है और एक अणु लैक्टोज का होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज आपको समझ में आ रहा होगा। ग्लैक्टोज, ग मतलब ग्लूकोज हो गया, और लैक्टोज से लैक्टोज ही समझ में आ गया। तो ग्लैक्टोज किससे मिलता है? ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बना होता है। ये क्या करता है? तो यह जो है जो ग्लैक्टोज होता है, ये हमारे ब्रेन को और नाड़ी तंत्र को जो है ऊर्जा प्रदान करता है। ये था हमारा मोनोसेकेराइड। अब हम देख लेते हैं कि डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड भी 3 प्रकार का होता है, सुक्रोज, माल्टोज और ग्लैक्टोज, ठीक। तो सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज को शर्करा या चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? सुक्रोज को शर्करा या चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। इसे टेबल शुगर भी कहते हैं, घरेलू शुगर भी कहते हैं। तो जो इसके अन्य नाम दिए गए हैं, चाहे वो ग्लूकोज के हों, चाहे फ्रैक्टोज के हों, चाहे सुक्रोज के हों, चाहे माल्टोज के हों, किसी के भी हों, इसके अन्य नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टेबल शुगर किसे कहते हैं, चुकंदर की शर्करा किसे कहते हैं, गन्ने की शर्करा किसे कहते हैं, जई की शर्करा किसे कहते हैं, जई की शर्करा मतलब जई की शर्करा किसे कहते हैं, और करंट शुगर किसे कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं, ठीक। फिर सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रैक्टोज का निर्माण करता है। फिर इसका पाचन कैसे होता है? जो सुक्रोज होता है, इसका पाचन सुक्रेज नामक एंजाइम से होता है। ये था हमारा सुक्रोज। अब आ जाता है माल्टोज। माल्टोज क्या होता है? यह जल में कम घुलनशील रवे के रूप में उपस्थित होता है। आगे इसमें क्या है? इसे जई की शर्करा, जय नहीं, इसे ये जई की शर्करा भी कहते हैं। जई मतलब आप समझ रहे होंगे, जो जौ बोया जाता है। अभी तो गेहूं बोया जाएगा ना, तो गेहूं के साथ में क्या होता है? जौ भी बो दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे जई की शर्करा भी कहते हैं, या अनाज की शर्करा भी कहते हैं। ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी ना क्या होता है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं और हमारे दिमाग से निकल जाते हैं और क्वेश्चन हो जाते हैं हमसे गलत। एक फिर यह अंकुरित अनाजों से भी प्राप्त किया जाता है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो अंकुरित अनाजों से इसकी प्राप्ति होती है। आगे आ जाता है लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसके अन्य नाम कही गई हैं, मतलब 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, ऐसे नाम है। ये नाम आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैं इसको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ इतना ईजी क्वेश्चन आप गलत करें, गलती से भी ये गलत ना हो, बस ये आपको याद रखना है। दूध में उपस्थित होता है। स्तनधारी जीव में यह कितना पाया जाता है? 4 से 5% पाया जाता है। लेकिन मानव दूध में कितना पाया जाता है? तो मानव दूध में यह 8 से 9% पाया जाता है। इसका पाचन कैसे होता है? तो इसका पाचन जो है वो लैक्टेज नामक एंजाइम के द्वारा इसका पाचन होता है। अब आ जाता है आपका पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या आ जाता है?
पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले आ जाता है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? यह जो है वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। आपको पता है, हमने अभी देखा कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है? वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट पॉली है और पॉली का पार्ट क्या है? स्टार्च है। तो यह कहाँ से पाया जाएगा? यह आपको पाया जाएगा वनस्पति जगत से। अनाज में ये कितने प्रतिशत होता है? तो अनाज में यह 60 से 70% होता है। जड़ वाली सब्जी में यह 30 से 45% होता है और ठंडे जल में यह अघुलनशील होता है। गर्म जल में यह कोलाइडल घोल बनाता है, श्वेत पदार्थ के रूप में होता है। और फिर स्टार्च मुख्यतः एमाइलेज तथा एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? एमाइलोज तथा एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। क्या? स्टार्च। ये था हमारा स्टार्च। अब हम देख लेते हैं डेक्स्ट्रीन कि डेक्स्ट्रीन क्या होता है। जब स्टार्च पर ताप की क्रिया होती है तब ताप के प्रभाव में उपस्थित शर्करा डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे रोटी को सेकने पर वह भूरे रंग में परिवर्तित होता है। ये जो इसके रंग का परिवर्तन हुआ, भूरा हुआ, वह क्यों हुआ? वह जो है यह परिवर्तन डेक्स्ट्रीन के कारण हुआ। आपने देखा होगा जब आप रोटी सेकती हैं तो ऐसे कहीं छोटे छोटे बिंदी भूरे भूरे रंग के हो नहीं जाते हैं? तो वो हो जाते हैं आपके क्यों? क्योंकि उसमें डेक्स्ट्रीन पाया जाता है। या आप कभी देखिए, तवा गरम कर लीजिए और उस पे आप क्या करिए, 2-4 दाने जो है चीनी के डाल दीजिए। जब वो तवा गरम रहेगा तो क्या होगा, वो चीनी पकने लगी और कैसी हो जाएगी? भूरे रंग की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें डेक्स्ट्रीन पाया जाता है। तो ये था हमारा डेक्स्ट्रीन। अब आ जाता है आपका सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज भी वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। इसका पोषण मूल्य शून्य होता है और इसका शरीर में पाचन भी नहीं होता है। जब इसका पोषण मूल्य भी शून्य है, शरीर में पाचन नहीं होता है, तो इसको हम लेते क्यों हैं? क्योंकि यह पाचन क्रिया में सहायक होता है। इसका पोषण मूल्य कुछ नहीं होता है, यह हमारे शरीर में भी पाचन नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है उसके लिए ये सहायक होता है। आंतों की क्रमांकुंचन गति में को बढ़ाता है। सेलुलोज कहाँ से प्राप्त होगा? आपको जो मोटे अनाज होंगे, आटे का चोकर हो गया, साबुत अनाज हो गया, मूली हो गई, गोभी हो गई, गाजर, चुकंदर, अंकुरित अनाज, इन सब से क्या होता है? इन सब से आपको सेलुलोज प्राप्त होता है। अगला आ जाता है आपका हेमीसेलुलोज। एक तो था आपका सेलुलोज, दूसरा आ गया आपका हेमीसेलुलोज। ये भी आपको वनस्पति जगत से ही प्राप्त होता है। अनाज व दालों के छिलके में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अनाज व दालों के छिलके में पाया जाता है। इसका भी पोषण मूल्य जो है शून्य होता है। यह शरीर के पाचन क्रिया में सहायक होता है, लेकिन पाचन इसका नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है, किसका पाचन होता है, किसका पोषण मूल्य। इससे पूछा जा सकता है कि सेलुलोज का पोषण मूल्य क्या होता है, तो वो शून्य होता है। आगे आ जाता है पेक्टिन। पेक्टिन कहाँ पाया जाता है? तो पके हुए फलों में पाया जाता है। पोषण मूल्य शून्य होता है, पाचन क्रिया में सहायक होता है। जैम और जेली के निर्माण में यह उपयोगी होता है। तो इसका भी कोई पोषण मूल्य नहीं होता है, पाचन क्रिया में सहायक होता है। फिर आपको देखना है कि जैम और जेली का निर्माण कैसे होता है। तो चीनी और पैक्टिन, साइट्रिक अम्ल, इन सबको मिला देने से क्या बनता है? जैम और जेली बनता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कार्बोज का कार्य। कार्बोज का कार्य क्या होता है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको आंख बंद करके ये बात याद रख लेनी है कि कार्बोज का मुख्य कार्य जो है वो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। सबसे पहला कार्य तो आपका यही हो जाता है और ये आपको याद रखना है कि हमारे कार्बोज का कार्य क्या है। तो कार्बोज का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है ऊर्जा प्रदान करना। शरीर की गतिविधियों का संचालन करने के लिए, कार्यों को संपादित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। अब कौन सी गतिविधियां हो जाती हैं, कौन से कार्य हो जाते हैं? तो गतिविधियों में आ जाता है आपका चलना आ गया, दौड़ना आ गया, उठना, बैठना, सोना, जागना, झाड़ू पोछा, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब आपके कार्य हो जाते हैं। और इन सारे कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इन सारे कार्यों को करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? ये ऊर्जा हमें मिलेगी कार्बोज से। आपको पता है जो हमारा देश है, भारत है, ये निर्धन है, बहुत ही निर्धन देश है। यहाँ के लोग जो हैं वो 70 से 80% ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? कार्बोज से प्राप्त करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, आगे आ जाता है प्रोटीन की बचत करना।
प्रोटीन की बचत करने का क्या अर्थ हो सकता है? जैसे प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य है जो हमारे शरीर में ऊतक हैं, कोशिकाएँ हैं, रक्त है, मांसपेशियाँ हैं, इन सब का निर्माण करना और जो टूट-फूट हुई है उसको क्या करना, उसकी मरम्मत करना। ये होता है हमारे प्रोटीन का मुख्य कार्य। अगर हम कार्बोज नहीं लेंगे तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से लेनी पड़ेगी? प्रोटीन से लेनी पड़ेगी। अगर प्रोटीन से हम ऊर्जा लेने लगेंगे तो जो बाकी के कार्य हैं प्रोटीन के वो कौन करेगा? तो वो कार्य तो हमें प्रोटीन को ही करना है। तो इसीलिए जब आप कार्बोज लिए रहेंगे तो आप प्रोटीन की बचत करेंगे। फिर आ जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के संश्लेषण में। ये जो है उपयोगी होता है। कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायक होता है। आपको पता है कि कैल्शियम का अवशोषण और उपयोगिता जो है इसको बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लैक्टोज की आवश्यकता होती है। और लैक्टोज शर्करा कहाँ पाया जाता है? यह दूध में पाया जाता है। और दूध में ही क्या होता है? दूध में ही कैल्शियम होता है। तो क्या होता है, यह कैल्शियम की जो है कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायता करता है। पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। कैसे? क्योंकि हमने अभी देखा था कि जिनका पोषण मूल्य शून्य था, हम उनको भी लेते थे, वो भी हमारे लिए अति आवश्यक थे। लेकिन क्यों? क्योंकि पाचन क्रिया उससे सही रहती है। जब हम रफेज रेसे लेते हैं तो उससे हमारी पाचन क्रिया सही रहती है। शरीर में वसा की उपयोगिता को बढ़ाना और नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक होता है। यकृत को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। कौन? कार्बोज। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कार्बोज के मुख्य कार्य कौन है। तो कार्बोज के मुख्य कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन की बचत करना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के संश्लेषण में सहायक, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है, शरीर में वसा की उपयोगिता बढ़ाता है, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में सहायक है और यकृत को स्वस्थ बनाए रखने में भी यह सहायक है। ये थे हमारे कार्बोज के कार्य। अब हम देख लेते हैं कार्बोज की कमी के प्रभाव। अगर हमने कार्बोज कम लिया है तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपको बहुत ही थकावट महसूस होगी। अगर आपके शरीर में कार्बोज की कमी है तो क्या होगा? तो आपका वजन कम होगा, आपको बहुत थकावट महसूस होगी और क्या होगा? आपके जो है स्वभाव उसमें क्या होगा? चिड़चिड़ापन आ जाएगा, कुपोषण से ग्रसित हो जाएंगे। अगर कभी आपको गुस्सा आ रहा हो, घर पे बहुत ज़्यादा काम हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, तो गुस्सा मत करिए, जाइए थोड़ा सा मीठा खा लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए, गुस्सा शांत हो जाएगा। तो ये जब आपको पता है कि जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा तो हमारी एनर्जी जो है वो खत्म होने लगेगी, एनर्जी की कमी हो जाएगी। जब एनर्जी कम हो जाएगी तो हमें थकावट भी लगेगी, हमारा वजन भी कम रहेगा, स्वभाव भी जो है हमारा चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, हमें हर बात पे गुस्सा आएगी और फिर कुपोषण से भी ग्रसित हो जाएंगे। ये था हमारा जो है कार्बोज की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने देख लिया। ठीक, अब यहाँ पे ये 4 पॉइंट दिए गए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे आपके लिए 4 टर्म दिए गए हैं। ये 4 टर्म दिए गए हैं ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार आपसे पूछा गया है कि जो है ये चारों टर्म के बारे में पूछा गया, तो इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इन चारों टर्म का मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है आपका ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना। जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ये था आपका पहला टर्म। अब दूसरा आ जाता है आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है? तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये हो जाता है आपका दूसरा टर्म। फिर अगला आ जाता है आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनना। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनसे ग्लूकोज बनना कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? तो होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है। फिर आखिरी आ जाता है आपका ग्लाइकोजेनोजेनेसिस। ये हो जाता है आपका पेशियों में लैक्टिक की उपस्थिति से ग्लाइकोजन बनना। ये 4 टर्म आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस,
फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस और चौथा हो जाता है आपका ग्लाइकोजेनोजेनेसिस। ये चारों टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये था हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट। एक बार हम कार्बोहाइड्रेट के जो हमने वर्गीकरण किया था उसको हम फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये बहुत ईजी है और यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आपका क्वेश्चन गलत हो यहाँ से। बहुत ईजी है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? ये होता है 3 प्रकार का, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मैंने आपको बताया कि मोनो का अर्थ होता है एक, जिसमें शर्करा के एक अणु पाए जाते हैं, वो क्या होता है? वो होता है मोनोसैकेराइड। फिर डाइसैकेराइड में क्या आ जाता है? डाई का मतलब होता है 2। जब शर्करा के 2 अणु पाए जाते हैं तो वो हो जाता है आपका डाइसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड क्या होता है? जिसमें शर्करा के 3 अणु पाए जाते हैं। वैसे पॉली का अर्थ होता है कि कई। तो मोनो, डाई और पॉली का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और मोनोसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं? 3। ये आप कितने प्रकार के होते हैं? जो 3 प्रकार के होते हैं, ये तीनों प्रकार आपको याद रखने हैं। तो मोनो के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है? तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज, ये तीनों आ जाते हैं आपके मोनोसैकेराइड के अंतर्गत। फिर आ जाता है आपका डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में क्या आ जाता है? सुक्रोज आ जाता है, माल्टोज आता है और लैक्टोज आता है। ये तीनों आपके आ जाते हैं डाइसैकेराइड के अंतर्गत। अब पॉली के अंतर्गत क्या आ जाता है? एक तो आ जाता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेमिसेल्युलोज और आपका आ जाता है डेक्स्ट्रिन। ये पांचों आपको याद रखने हैं पॉलीसैकेराइड में। तो ये वर्गीकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा? आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। हमारा कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो गया है। कल हम देखेंगे, या तो प्रोटीन पढ़ेंगे या तो हम वसा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखेंगे कौन सा कल हमें उठाना है। तो एक हम चाहे प्रोटीन पढ़ लेंगे, चाहे विटामिन देख लेंगे। जो भी पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे। वैसे कार्बोहाइड्रेट के बाद हम सोचेंगे कि देखेंगे प्रोटीन ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फिर वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।